नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, संघीय कार्यपालिका का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति पढ़ा था, जो कि आर्टिकल 52 से रिलेटेड है। और इसके बाद ही हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि उपराष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 63 से रिलेटेड है। उसी तरह से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसके मंत्रिपरिषद के बारे में। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो शुरू करते हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति और उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप राष्ट्रपति तो बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और जो भी कार्य करना चाहेगा राष्ट्रपति, उसको कार्य करने के लिए, संपादित करने के लिए जो भी सलाहकार के निकाय के रूप में है, तो इसमें आपको क्या है कि प्रधानमंत्री बनाया गया है। मंत्रियों का एक प्रधान होगा जिसको प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई है। तो जैसे कि मंत्रिमंडल जो रहेगा उसका जो प्रधान होगा उसको प्रधानमंत्री, जैसे कभी मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो भी कार्य करते हैं वो मुख्यतः राष्ट्रपति के नाम से कार्य करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो अथॉरिटी होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। बट अगर देखा जाए तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मतलब मुख्य शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री जी के पास होती है। बट अगर वैसे देखा जाए, मतलब क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि मतलब कि आप ऐसा समझो कि दिखाने के लिए संविधान में ऐसा दिखाया गया कि सबको सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? राष्ट्रपति है। बट ऐसा रियलिटी में है नहीं। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री। क्योंकि ज़्यादातर निर्णय जो भी होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए ही इंडिया में इस तरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ज़्यादा मुख्यतः माना जाता है। बट जैसे अलग अमेरिका वगैरह हो गया तो वहाँ पे आप देखते हैं राष्ट्रपति की जो है, राष्ट्रपति ही मुख्यतः फेमस होता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अमेरिका वगैरह में तो होता भी नहीं है। तो ये इस तरह की व्यवस्था होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि संविधान के आर्टिकल 74 के में ये बात लिखी गई है कि प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 74। उपराष्ट्रपति से कौन सा है? 63। और राष्ट्रपति से कौन सा है? 52। बस आपको ये मुख्यतः पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? तो ये राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो प्रधानमंत्री होगा और अन्य मंत्रियों, जो प्रधानमंत्री के अलावा जो मंत्री रहते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि जो अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। परंतु वह जो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी रहेंगे उनसे सलाह के बाद ही उन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद के में मंत्रियों की कुल संख्या जो है प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह कब नियम बनाया गया? 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि जिनको मतलब अलग अलग मंत्री होते हैं, बहुत सारे लोगों को सबको अलग अलग मंत्री बना दिया जाएगा। तो अगर जितने लोग संसद में बैठ रहे हैं सबको मंत्री बना दिया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। सबको टैक्स देना होता है, सबको क्या बोलते हैं अपन, पेंशन देनी होती है और भी बहुत सारी सुविधाएं देनी होती हैं उनको। तो ये जो होता है उनको वित्तीय मतलब जो घाटा होना है सरकार का, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों पे, तो उनको जो कम करने के वजह के लिए बहुत सारे मंत्रियों को न रख के कुछ लिमिटेड मंत्री, यानी कि जितने सदस्य संख्या रहेगी अपने लोकसभा के सदस्यों की जितनी संख्या रहेगी उसके सिर्फ 15% यानी कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। मतलब मान लीजिए कि आप 100 अगर सांसद हैं, टोटल लोकसभा के अंतर्गत 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्यों में से 15 सदस्यों को ही मंत्रिपरिषद का मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री मतलब 15 को ही बनाया जा सकता है अधिकतम। कम तो कितना भी कर सकते हैं, आप 10 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, लेकिन अधिकतम 15% से मतलब 15 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी शायद 2020 के आसपास का क्वेश्चन है ये, और ये काफ़ी पहली बार पूछा गया था, तभी ये लूसेंट में भी तभी बाद में इसको ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था यहाँ पे। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि वहाँ पे मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को इंक्लूड करने के बावजूद टोटल जो लोकसभा के सदस्य होंगे उसके जो 15% यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकता है मंत्रिपरिषद। ये बात है, समझ में आया क्या? चलिए, इसको आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। यहाँ पे अगर इतना पॉइंट हमने जितना अभी तक पढ़ा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के
क्या लिखा है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मंत्री हमारा जो है, देखिए मंत्री जो होगा, प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, जो मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी कि इनकी जो समय है, जैसे कि कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को या पूरे मंत्रिमंडल को निष्कासित भी कर सकते हैं। ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास। अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ यही पॉइंट बोलना चाह रहा है, जो कि है आर्टिकल 75 से रिलेटेड। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के जब तक अनुमति रहेगी तब तक ही पद धारण करेंगे। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये तो आपको पता ही होगा कि लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद बैठती है, यानी मंत्रिमंडल जितने भी होते हैं, मंत्री जो लोग रहते हैं वो लोग लोकसभा में ही बैठते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यानी कि जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं उन सभी को राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है संसद का, तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसको अपना सदस्य का पद छोड़ना होगा। यह आर्टिकल 75(5) में है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी को व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है तो उसको लोकसभा का सदस्य होना भी आवश्यक है, परंतु अगर नहीं है और उसको मंत्री बना दिया गया है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत ही लोकसभा का सदस्य बनना भी आवश्यक है, नहीं तो मंत्री नहीं बन सकता है। सीधी सी पॉइंट इतनी ही है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास तथा स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। चलो ये तो कोई बात नहीं, सब पता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये जानना हमें। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द करे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा में अभी जितने मंत्री बैठे हैं हमारे, जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी जैसे, और जितने भी क्या बोलते हैं, सॉरी, मंत्री जितने लोग भी हैं, जितने मंत्री हैं, अगर उनमें से किसी एक के विरोध में भी अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सब के सब मंत्रिमंडल जो है खारिज हो जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी से लेकर सभी जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे सबको हटा दिया जाएगा, ये बात बोलना। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री, जहाँ पे मान लीजिए वही कब से जो अपन बात कर रहे हैं, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं। राज्य मंत्री यानी कि जो विधानसभा में बैठते हैं, राज्यों के अलग अलग मंत्री जो रहते हैं वो राज्य मंत्री हो गए। कैबिनेट मंत्री मतलब कैबिनेट का, सेंटर का, और ये राज्य का। और उपमंत्री मतलब उन विभागों को संभालने के लिए और एक मंत्री की नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे एक ही विभाग के 2 मंत्री हो गए, एक मुख्यमंत्री हो गया, मतलब मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री नहीं, एक मान लीजिए मेन मंत्री हो गया, वो उसके बाद उसके जस्ट नीचे उप मंत्री बना दिया जाएगा। अगर मंत्री जी नहीं उपस्थित हैं, किसी कारण से कहीं गए हैं, तो उस समय में ये उप मंत्री जो होंगे उसका कार्यभार संभालेंगे। तो इस तरह से उप मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। इसका मतलब मंत्रिमंडल के अंतर्गत जितने मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री और प्रधानमंत्री, इन देखिए प्रधानमंत्री आपको पता ही है बैठते हैं लोकसभा के अंतर्गत, और उसके साथ जितने भी यहाँ पे मंत्री रहेंगे अलग अलग, जो कि 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या की, इन सबको मिलाने के बाद क्या बनता है हमारा मंत्रिमंडल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल क्या है? प्रधानमंत्री और जितने मंत्री लोग हैं सबको मिलाने के बाद जो बनेगा वो मंत्रिमंडल है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि सब कुछ मंत्रियों को, सभी जो छोटे छोटे मंत्री हैं उन सबका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आयोजित करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है, यानी कि सत्र को शुरू करने और सत्र को खत्म करने से संबंधित परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन? अपना प्रधानमंत्री जी लोकसभा को विघटित करने का सिफारिश राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं, और राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं। ये पावर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो है लोकसभा को विघटित किया जा सकता है,
लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, इसका सेंस ये है कि लोकसभा जो है अस्थायी सदन है। उसी प्रकार से राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, उसको राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। एक ऑप्शन में इस प्रकार से क्वेश्चन दे के आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा को बोलते हैं स्थायी सदन और लोकसभा को बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि इसको विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। फिर प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों का घोषणा करते हैं। अगर आप देखते होंगे इस तरह से, जब कुछ कोई नियम कानून वगैरह बनता है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ही उस चीज़ों को पढ़ के व्याख्या करके बताते हैं लोगों को कि हम ये प्रस्ताव इस तरह से लाने वाले हैं, आप इस पे सब लोग साइन कर दीजिए, ठीक ना, मंत्रिमंडल के सामने। तो ये जो पेश करने का काम मुख्यतः करते हैं ये प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। राष्ट्रपति यहाँ पे देखिए, ये सब जो छोटे छोटे मंत्री होंगे ये बात लाएंगे प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री इस बात को पहुँचाएंगे राष्ट्रपति के पास तक। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो होंगे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु का काम करेंगे, मतलब मीडियम का काम करेंगे, बीच का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे। इस तरह से समझिए कि नीचे से जो बात उठेगी ये बात लाएंगे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी इस बात को पहुँचाएंगे यहाँ पे राष्ट्रपति जी। और सबसे टॉप पे कौन आ रहे हैं? राष्ट्रपति जी। सबसे बीच में कौन है? प्रधानमंत्री। सबसे निचले लेवल पे कौन होंगे? मंत्री जी। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, बट आपको मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए अपने संसद का भी, ठीक है। आप देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं नियुक्ति के संबंधी परामर्श देते हैं। यानी कि नियुक्ति कौन करते हैं इन सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। और इसकी सहमति कौन देते हैं? मतलब सहमति क्या, इसको बोलेंगे परामर्श, यानी कि सुझाव कौन देते हैं? प्रधानमंत्री जी। तो ये अब ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये सुझाव देते हैं, सुझाव देते हैं, ऐसा संविधान में लिखा गया है, लेकिन ये मुख्यतः ये बोल ही देते हैं कि ऐसा ही करना है। तो ये अपने इंडिया में ऐसा स्ट्रक्चर है कि इस तरह से राष्ट्रपति जी मेनली इनको बात मानना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हो जाते हैं इस प्रकार से प्रधानमंत्री हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं के हिसाब से चलती हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जी सुझाव देंगे, लेकिन करेंगे कौन? राष्ट्रपति जी ही। किस किस की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी? भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, और चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं इसके सदस्यों और अन्य लोगों की नियुक्ति। इस तरह बहुत सारे लोगों की नियुक्ति, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये जो उनका मंत्री जो मंत्री हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, प्रधानमंत्री के नीचे लेवल पर जो इतने मंत्री हैं उनमें से किसी मंत्री को ये सुझाव दे सकते हैं कि आप त्याग दे दीजिए अपने पद से, या फिर राष्ट्रपति के बाद ये जो प्रधानमंत्री जो होंगे राष्ट्रपति जी को बोल सकते हैं कि आप इसको यहाँ से हटा दीजिए इस पोस्ट से। ये बात बोलना चाहते हैं। यह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। समझ में आया क्या? कौन कर सकता है? वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? प्रधानमंत्री। तथा अपने पद, यानी कि अगर वह खुद जो प्रधानमंत्री होगा अगर खुद पद त्याग कर देगा तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल नष्ट हो जाएगा। तो यही बात बोलना चाह रहा है कि वह, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद के त्याग से दे करके मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त कर सकता है। समझ में आया क्या आपको? जैसे कि अगर मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो सीधा सीधा पूरा मंत्रिमंडल नष्ट हो जाएगा, उनका मंत्रिमंडल का कोई सेंस नहीं होता है। ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग अगला देखते हैं यहाँ। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता की मतलब शून्यता उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी सेकंड पहले ही। यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल
प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन था, ये तो सबको पता होगा, लेकिन सबसे अधिक समय तक कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, जवाहरलाल नेहरू जी का। ये कुल 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये भी आप सबको पता होगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि पहली महिला, क्या बोलते हैं, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी जी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वे ऐसी महिला व्यक्ति रही जो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। जिस समय पे इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनी थी वो, उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी, लोकसभा की सदस्य नहीं थी। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट आपको ये बंद देखना है। सबसे अधिक लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और पहली महिला जिन्होंने क्या बोलते हैं अपन, भारत रत्न जीता था, ये कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। बस इतना ही ध्यान रखें। आगे देखते हैं हम लोग। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है ना, यहीं तक लिखा है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो पहले ही अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से हट गए थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरह से इसको मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक, और पूछा भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ अलग है। देखो इसको याद रखने का ट्रिक कैसे है। चौधरी चरण सिंह के चरण लोकसभा में नहीं पड़े, यानी कि चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जो जिनके चरण जो हैं, यानी चरण मतलब पैर, लोकसभा के अंतर्गत नहीं पड़े, यानी कि वह लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। समझ में आई क्या? वह एक भी दिन लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं गए। उनको पहले ही पता चल गया था कि उन्हें पद से हटा दिया जाना है, मतलब कि मिली जुली जो सरकार थी जिस तरह से हटा दिया जाता है, तो उनको पहले ही पता चल गया था। तो उन्होंने खुद ही, क्या बोलते हैं अपन, इस्तीफा दे दिया था वहाँ पे लोकसभा के अंतर्गत जाने से पहले ही। तो ये एकमात्र ऐसे मतलब पहले प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा में कभी नहीं गए, उपस्थित नहीं हुए और प्रधानमंत्री का पद ही छोड़ दिया। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से बोला जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए पहले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप। तो इसको आप इस तरह से याद रखेंगे कि विश्वास लिखा है, विश्वास अविश्वास, और उसी प्रकार से विश्वनाथ। इस तरह से आप इसको शब्दों का मिला के याद रख सकते हैं। जैसे विश्वनाथ विश्वास प्रस्ताव पाने में असफल हो गए, विश्वास प्रस्ताव पाने में कौन हो गए? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 13 दिन के बाद ही। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले एक कार्यकाल में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। 13 दिनों के बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको एक बार इसको देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन हुए? लाल बहादुर शास्त्री। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के बाद किसी दूसरे देश में जाके मृत्यु हुई थी इनकी, ताशकंद में। ठीक है, ये अभी भी इनकी मिस्ट्री है कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी, बट यहाँ पे आपको ये पॉइंट बस ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। और चौधरी चरण सिंह, ये आपको ध्यान रखना है कि इनके कभी भी चरण लोकसभा के अंतर्गत नहीं बन गए, लोकसभा के अंतर्गत नहीं पड़े, यानी कि कभी भी ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा के अंतर्गत उपस्थित नहीं हुए। तो यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह का आपको ध्यान रखना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के कारण से इनको हटा दिया गया था, यानी विश्वास प्रस्ताव पाने में असफल हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है आपको। और नरेंद्र मोदी जी आपको पता ही है 2014 से अभी तक हैं। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे नोट्स के अंतर्गत, तो इसको अपन पढ़ेंगे। देखिए, प्रथम गैर
कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस से नहीं थे और प्रधानमंत्री बने सबसे पहली बार? उनका नाम है मोरारजी देसाई। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपको सीधा से आंसर लगाना है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, मतलब बुजुर्ग हो चुके थे, और ये बहुत ही लंबे टाइम से प्रयासरत थे प्रधानमंत्री पद के लिए, बट ये बन नहीं पाए थे। बट बहुत ज़्यादा एजेड होने के बाद ये इनकी मतलब आखिरी इच्छा पूरी हो पाई थी, ऐसा आप समझ के याद रखो इसको। मोरारजी देसाई काफ़ी फेमस व्यक्ति थे उस समय के, कांग्रेस के अंतर्गत के नेता ही थे, बट ये बाद में अलग हो गए थे कांग्रेस से। तो ये गैर कांग्रेसी थे उस समय पे जब ये प्रधानमंत्री बने। एक इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस जब इन्होंने मतलब प्रधानमंत्री जब बने थे तो ये कांग्रेस से नहीं थे। तो एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री थे जो कि सबसे पहली बार किसी दूसरी पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी कि लोकसभा के भी सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के भी सदस्य नहीं थे, बट ये प्रधानमंत्री बने थे। ये कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे कार्यकाल छोटा किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 13 दिन का। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? विधानसभा मैंने आपको बताया राज्यों के अंतर्गत जो सभाएं होती हैं, जैसे लोकसभा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसी प्रकार से विधानसभा होती है हमारे राज्यसभा के राज्य सरकार के अंतर्गत। तो उसी प्रकार ये जो विधानसभा के अंतर्गत कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि विधानसभा के अंतर्गत सदस्य थे और वो क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री। तो ये थे HD देवगौड़ा। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट आपको ये पॉइंट दो ध्यान रखना है। ये पॉइंट, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी आपकी इच्छा अनुसार है, बाकी इसको तो याद हो ही गया होगा, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं हम लोग क्या। ये मैंने बता दिया, लाल बहादुर शास्त्री की भारत से बाहर मृत्यु हुई थी ताशकंद में। बस इतने पॉइंट यहाँ पे थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। मैंने बताया मोरारजी देसाई जो थे काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे जब में प्रधानमंत्री बने थे। तो सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले युवा व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी जी। ठीक, यहाँ पे ठीक है, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्र प्रधानमंत्री थे उस समय में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और जब वहाँ पे बस इतना ही पॉइंट आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, मतलब सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री कौन रहा है सबसे अधिक समय तक? तो ये कौन थे? जगजीवन राम, जो कि कब तक रहे हैं, कितने सालों तक का उनका कार्यकाल रहा है? 32 साल का, यानी कि 32 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो मंत्री के पद पर थे। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्या नाम रखना है? जगजीवन राव, जगजीवन राम जी जो हैं ये रहे हैं सबसे अधिक समय तक मंत्री के पद पे। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। मंत्रिमंडल सचिवालय, इसके बारे में हम लोग बस थोड़ा सा क्विक में पढ़ लेते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन? कैबिनेट सचिव। यहाँ पे देखिए, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। नहीं, जो मंत्रालय ये बनेंगे उनको जो है वित्तीय संसाधनों का आवंटन जो होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। समझ में आया क्या? चलिए, यहाँ पे अब बस यहाँ पे इतना, इसको कुछ ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे जो कुछ पॉइंट आपको स्टार लगा के बताए हैं बस उतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर के अंतर्गत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको पता हर एक चीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको हर चीज़ पढ़नी होगी।
अगर आप कुछ मिस करते हैं तो क्या पता इसी में से कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम संघीय संसद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संघीय संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स लूसेंट पढ़ रहे हैं बट याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो को, इस प्रकार की जितनी भी सीरीज़ की मैं लूसेंट करा रहा हूँ, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो, यानी कि जब आप फ्री टाइम रहे तो आप इस वीडियो को बस सुने। तो लूसेंट को याद करने का मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, कोई दूसरा तरीका नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बार आप सुनेंगे चीज़ों को, याद करने की बस दिमाग में बैठाने की कोशिश करते रहेंगे और आपको याद हो जाएगा। और इतना समय आपके पास या किसी के पास भी नहीं है कि हर बार आप बुक खोल के पढ़ सकें। तो ये वीडियो आपके लिए वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। अगर इस तरह से आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है? और अपने दोस्तों से भी करवाएँ। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए इस तरह से बढ़िया से हँसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।